Hello students, welcome to my channel Advisors again with a new video completing your last 2 to 3 topics of your chapter Heredity and Evolution. And I hope you might have watched my previous videos. This is the reason why I put some gap between my videos so that आप लोग पढ़ लें वो वीडियोस से एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो. ओके, कंटिन्यूसली अपलोडिंग वीडियोस आई डोंट थिंक, बिकॉज वो कैसा होता है फिर कुछ वीडियोस आपसे मिस भी हो सकता है एंड फिर वो लगता भी है यार कितना सारा वीडियोस देखना है बच्चों लोग को. तो फिर आई थिंक कि शायद थोड़ा थोड़ा गैप अगर रखें हम लोग हर एक वीडियो के बाद में, तो मे बी यू पीपल ऑल्सो बी वेरी क्यूरियस और एक्साइटेड टू स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक. पता है मुझे ऐसे बच्चे हैं नहीं जो क्यूरियस है पढ़ने के लिए कि अरे मैम का कब आएगा नेक्स्ट वीडियो, चलो चलो पढ़ना है. मुझे पता है ऐसा कोई नहीं, कहीं 1 से 2% स्टूडेंट्स होंगे जिनको लिटरली ऐसे पढ़ना होगा एंड दे विल बी वेटिंग फॉर माय वीडियोज़. ओके, बट नो वरीज, आपको जैसे पढ़ना है पढ़ो, नहीं भी पढ़ा होगा तो एक साथ में बैठ के पढ़ो, नो इश्यूज़. सो इस वीडियो में आई विल कवर डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. I'll cover your Lamarckism, then अपना speciation and human evolution. बहुत easy चीज़ें हैं बट इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लस कुछ कुछ पॉइंट्स भी नोट डाउन करना इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, डोंट थिंक दैट कि ठीक है मेन पार्ट पहले हो गया, ये सब छिंदी चपाट टॉपिक्स है चलेगा, ऐसा नहीं है. पढ़ लो, इन केस कहीं 2-3 मार्क्स के लिए भी कुछ आ गया तो फिर लिखना तो बनता है ना. ठीक है, चलो. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन होता क्या है, मैं पहले आपको एक ओवरव्यू देती हूँ. ये सब देख के कोई डरने का ज़रूरत नहीं है. सी स्टूडेंट्स, ये मैंने इसीलिए पर्पसफुली लिखा है बिकॉज बच्चे लोग जो भी थोड़ा सा छोटा टॉपिक है, ईजी टॉपिक होता है ना, उसका पॉइंट्स जॉट डाउन करते ही नहीं है. अरे ये तो क्या है, डार्विन्स थ्योरी आया ना, लिख देने का 1-2 लाइन ही याद आता है एग्जाम के टाइम पे, कुछ याद नहीं आता. बिकॉज ये टेंडेंसी है स्टूडेंट्स की, दे डोंट स्टडी. वही अभी जैसे एविडेंसेस का कोई क्वेश्चन पूछ लो, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, प्रॉपर पॉइंट्स लिख के रखेंगे या तो प्रॉपर याद रखेंगे कि कितने कितने पॉइंट्स है, मॉर्फोलॉजिकल है, एनाटॉमिकल है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है, उसका करोगे क्योंकि वो दिख क्या रहा है कि यार बड़ा टॉपिक है. अब छोटा सा सपोज स्पीशिएशन ही ले लो, ह्यूमन एवोल्यूशन ले लो, अरे क्या इसमें क्या थोड़ा रीड कर देंगे ऊपर ऊपर से, हो गया, ठोक देंगे एग्जाम में बस. अरे बाबा मार्क्स नहीं मिलेगा, 10th में हो भी आप लोग. तो आप लोग अगर ऐसे ही मतलब कुछ भी मन में आया लिख लोगे, स्टोरी बनाकर, नहीं मिलेगा आपको. तो इसीलिए मैंने पर्पसफुली टाइम लेकर मैंने पॉइंट्स जॉट डाउन किए हैं और आप लोग इतना पढ़ लोगे, इट्स इनफ. बट इस सेंटेंसेस को सिर्फ आपको एलैबोरेट करके लिखना है एग्जाम में. ऑब्वियसली ऐसे तो लिखोगे नहीं, है ना. तो यहाँ पे मैंने सिर्फ जॉट डाउन किया है, आपको एग्जाम में क्या करना है, इसको एलैबोरेट करके लिखना है, दैट्स इट. ओके, तो पहले समझ लो ये है क्या. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, दिस डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज अ माइलस्टोन फॉर इवोल्यूशन. ये बोला गया है बट कैसे हम लोग देखते हैं. सी हियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में एक लिखा हुआ है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट. एक्चुअली डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो इनका थ्योरी था ना, वो क्या बता रहा था, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट. इसका मतलब क्या है, सर्वाइव वही करेगा जो फिट होगा, जो फिट है वो सर्वाइव करेगा. सर्वाइव मतलब बच गया, जो फिट है वो बच जाएगा, जो फिट नहीं है वो डूब जाएगा. ठीक है, अब इसका मतलब समझेगा आपको क्या है. उन्होंने एक बुक भी पब्लिश किया था, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज. ठीक है, नाउ व्हाट आर द डिफरेंट पॉइंट्स हियर यू नीड टू लर्न. फर्स्ट ऑफ ऑल, चार्ल्स डार्विन्स ने बहुत सारे स्पेसिमेंस लिए थे, प्लांट्स और एनिमल्स के बहुत सारे स्पेसिमेंस लिए. उनके सारे स्पेसिमेंस पे एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने ऑब्जर्वेशन निकाला. एवे ही कोई 1-2 स्पेसिमेन लेके साइंटिस्ट नहीं बन जाता है. रिसर्च वर्क इज वेरी डिफिकल्ट. यू नीड टू रिसर्च एंड रिसर्च एंड रिसर्च अंटिल यू कंक्लूड कि बाबा हाँ आई हैव एक्सपेरिमेंटेड इतना सारा स्पेसिमेंस एंड देन कंक्लूजन सेम निकल रहा है. देन ओनली योर थ्योरी विल बी पब्लिश एज अ रिसर्च वर्क, वरना नहीं होता. ठीक है, तो उन्होंने लॉट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का स्पेसिमेंस लिया, स्टडी किया. अरे ये प्लांट कुछ साल पहले ऐसा था और इस प्लांट में ये वेरिएशन हुआ है अब तक. सेम गोज फॉर एनिमल. कुछ साल पहले ये एनिमल ऐसा था एंड कुछ वेरिएशंस हुआ है, कुछ इवोल्यूशन हुआ है एंड ये बना.
ठीक है, बट उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन इन्होंने क्या दिया हम लोग देखते हैं, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस प्रोलिफिकली, इट इज नॉट प्रोलिफिशियली, कुछ कुछ प्रोनाउंस करते हैं स्टूडेंट्स, इट इज नॉट दैट, प्रोलिफिकली मीन्स प्रोलिफिक। प्रोलिफिक एक जो वर्ड है आपने सुना नहीं होगा, प्रोलिफिक इज नथिंग बट प्रोड्यूसिंग लार्ज क्वांटिटीज, ठीक है। प्रोलिफिकली मतलब प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, यहाँ पे क्वांटिटीज क्या है, ऑफस्प्रिंग्स है ना, चाइल्ड, प्रोड्यूसिंग लार्ज ऑफस्प्रिंग्स, लार्ज चाइल्ड यू कैन से, और लार्ज स्पीशीज, ठीक है। तो प्रोलिफिकली ऑल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस प्रोलिफिकली, ये तो पता है ना, सारे ऑर्गेनिजम्स कितने भी ऑफस्प्रिंग्स कर सकते हैं, है ना, कितने भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इज दे compete with each other. Now the organisms which get produced ना, वो लोग एक दूसरे से compete करना स्टार्ट करते हैं। वो लोग compete करते मतलब वो लोग झगड़ा नहीं कर रहे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स compete करते हैं। अंडरस्टूड। अब कुछ साल पहले जो भी एनिमल्स थे हमने देखा था इवोल्यूशन में ना, तो कुछ साल पहले जो एनिमल्स या प्लांट्स होंगे ना, कैरेक्टरिस्टिक्स कंपीट करते हैं। एक नया स्पीशीज बनने के पहले कैरेक्टरिस्टिक्स कंपीट होता है। हमने देखा था mRNA कैसे काम करता है, RNA DNA प्रोटीन सिंथेसिस होता है, वहाँ पे अपना कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है सब, है ना, स्पीशीज का ऑफस्प्रिंग का कैरेक्टरिस्टिक बनता है, और तभी ना ये कंपटीशन होता है, ये झगड़ा तब होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक बोलता है कि नहीं मैं जाऊंगा, ये कैरेक्टरिस्टिक बोलता है नहीं मैं जाऊंगा। तो डार्विन्स ने क्या बोला, वो कैरेक्टरिस्टिक आगे जाएगा जो सबसे फिट होगा। अंडरस्टूड, जो सबसे फिट होगा। अब जैसे कंपटीशन, रेसिंग कंपटीशन, सपोज जब रेसिंग कंपटीशन कौन जीतता है रे, 4-5 जीतते क्या एक साथ, नहीं, वही जीतता है जो सबसे पहले एंडिंग लाइन पे पहुंचेगा। सेम वे, अब जो सबसे पहले बोलो या जो सबसे फिट हो वो जीत गया। तो अभी यहाँ पे क्या लिखा है, दोज ऑर्गेनिजम्स सस्टेन यानी बचेंगे, वो सस्टेन करेंगे हु शो एसेंशियल मॉडिफिकेशंस फॉर विनिंग। अब देखो कुछ कुछ लोग होते रेस में, अरे जाना है, सीटी बजने के पहले फट जाती है, अरे नहीं होगा यार, मुझसे नहीं होगा, होता है। सी स्टूडेंट्स, अरे बहुत, अभी भी आप रेस छोड़ो, कोई भी काम कर लो, कोई मुश्किल काम होगा ना उसको पहले नहीं करेंगे। कोई सब्जेक्ट टफ है ना जो उनको पसंद नहीं है, पहले वो नहीं करेंगे, पहले सब इजी कर लेता हूँ और बाद में वो टफ वाला लेके बैठूंगा। ये टेंडेंसी, ये ह्यूमन टेंडेंसी। तो सेम वे, जो वो विनिंग कंपटीशन के लिए एकदम बोलते हैं ना फिट होगा, जिसमें वो जज्बा होगा वही जीतेगा। सेम वे द ऑर्गेनिजम्स हु शो एसेंशियल मॉडिफिकेशन फॉर विनिंग दे विल सस्टेन, बाकी सब विल गए खत्म। सो नाउ नेचुरल सिलेक्शन एक्चुअली क्या बोलता है, नेचुरल सिलेक्शन इट स्टेट्स दैट it will select only those which are fit to live, rest will perish मतलब useless, ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन क्या है, अभी डार्विन्स ने बहुत सारे स्पेसिमेंस लिए प्लांट्स एंड एनिमल्स के, उन्होंने ये बताया कि जो फिट है वो बच जाएगा, ठीक है। फिट यानी जो जिसमें भी असेंशियल मॉडिफिकेशंस है वही बच जाएंगे, ठीक है, बाकी सबका कुछ यूज नहीं है, तो वही हम सिलेक्ट करेंगे और वही वो ऑफस्प्रिंग में वो कैरेक्टरिस्टिक जाएगा। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट थिंग इज नेचुरल सिलेक्शन क्या बोलता है, मैं सिर्फ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को सिलेक्ट करूंगा, नेचुरल सिलेक्शन, मैं ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को सिलेक्ट करूंगा जो फिट होंगे, विच आर फिट टू लिव। अब वो ऑफस्प्रिंग में वो कैरेक्टरिस्टिक जाने वाला है, अगर वो कैरेक्टरिस्टिक अनफिट होगा तो फिर कैसे आप सस्टेन कर सकते हो, है ना, तो वही फिट होगा, बाकी सब यूजलेस। नेक्स्ट, अब जो फिट है वो उसको सिलेक्ट कर दिया, अब उसको सिलेक्ट किया तो वो करेगा रिप्रोडक्शन, है ना, जो बनेगा नया, देन उसका न्यू स्पीशीज बनेगा, करेक्ट है ना। अब जो एक जनरेशन था उससे कुछ ऑफस्प्रिंग्स बने, वो ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में कंपटीशन हुआ, जो कैरेक्टरिस्टिक या जो ऑर्गेनिज्म फिट है तो वो सर्वाइव कर गया, बाकी नहीं हुआ, तो मतलब जो एकदम बोलते हैं ना कि लीडर रहेगा, है ना, तो वो बच जाएगा। और फिर बच जाएगा इन द सेंस कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जाएंगे, और बाकी जिसका एकदम हिलता डुलता कुछ नहीं है, बाबा ताकत नहीं है, ताकत यहाँ पे ऐसा वेट से मेजर नहीं होता। देखो एक सिंपल से एग्जाम्पल, अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना का एग्जाम्पल ले लो।
अभी कोरोना से बचने का एक ही इलाज है कि अपना इम्यूनिटी स्ट्रांग रखो, बराबर है। अपना इम्यूनिटी स्ट्रांग जिसका है, अगर उसको कोरोना हुआ भी तो भी वो बच जाएगा, और जिसका इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है वो नहीं बचेगा। सेम वे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स जिसका प्रॉपर मॉडिफिकेशन है, एकदम स्ट्रांग मॉडिफिकेशन है, पहले सपोज नोज नहीं होता था और अभी जो ऑर्गेनिज्म है ना उसका एकदम नोज है, नोज का कैरेक्टरिस्टिक है उसके पास, तो फिर वो अगर किसी ऑर्गेनिज्म के साथ compete कर रहा है कि जिसका नोज में प्रॉपर मॉडिफिकेशन नहीं है बट इसका प्रॉपर मॉडिफिकेशन है और वो न्यू स्पीशीज के लिए यूजफुल है जो आगे बनने वाला है जनरेशन, तो वो वाला कैरेक्टरिस्टिक उठाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपको समझा होगा, करेक्ट। तो ये उन्होंने बताया था, बट ये इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स है स्टूडेंट्स, बहुत सारे ड्रॉबैक्स है। क्या ड्रॉबैक्स है? पहली बात तो ये कि नेचुरल सिलेक्शन ही इट इज़ नॉट दी ओनली फैक्टर फॉर इवोल्यूशन। हमने देखा इवोल्यूशन के कितने फैक्टर्स है ना, एविडेंसेस देखे ना हमने, विद प्रूफ देखा यार, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल, कितना सारा देखा। तो आप कैसे बोल सकते हो कि नेचुरल सिलेक्शन से हो जाएगा? हाँ, जो जिसका मॉडिफिकेशन एकदम प्रॉपर है उसको नेचुरली सिलेक्ट करता है, वो नेचुरली वही सिलेक्ट होगा और बाकी नहीं होगा। सो इट इज़ नॉट द ओनली फैक्टर फॉर इवोल्यूशन, इट मे बी द फैक्टर, हो सकता है, बट सिर्फ वो ही नहीं हो सकता, ठीक है। सेकेंड, नो एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशंस। अब मुझे बताओ, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, एक ऑर्गेनिज्म का नाक वेल मॉडिफाइड है, एकदम मस्त नोज, एकदम डेवलप्ड है, चलो नोज मत लो रहे, चलो हैंड्स एंड लेग्स, चलो ठीक है, मैंने एवे ही रे, मैं पढ़ाते पढ़ाते जो मेरे दिमाग में आया मैं बोल देती हूँ। हैंड्स एंड लेग्स का एग्जाम्पल ले लो। हैंड्स एंड लेग्स एक ऑर्गेनिज्म का एकदम प्रॉपर वेल डेवलप्ड है, मूवमेंट होता है, सब कुछ अच्छा है, बट दूसरे ऑर्गेनिज्म का हैंड्स एंड लेग्स इतना डेवलप्ड नहीं है, तो फिर नेचुरल सिलेक्शन क्या बोलता है? मैं उसको ही सिलेक्ट करूंगा जिसका एकदम वेल मॉडिफिकेशन है। तो अपने को पता कैसे चलेगा कि वो जो इसका हैंड्स एंड लेग्स का जो मॉडिफिकेशन है वो अच्छा वाला मॉडिफिकेशन है? सही है ना। अब हैंड्स एंड लेग्स का मॉडिफिकेशन अभी हमको पता है कैसा होना चाहिए, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं वो टाइम पे जब एक न्यू जनरेशन बनने वाला है, न्यू स्पीशीज बनने वाला है, तब उसको कैसे समझेगा कि हैंड्स एंड लेग्स का मॉडिफिकेशन क्या, किस तरीके से क्या प्रॉपर होना चाहिए, मतलब प्रॉपर हैंड्स फॉर ईटिंग, फॉर वर्किंग एंड लेग्स फॉर वॉकिंग, क्या पता। तो आप बताओ कि एक्चुअली यूजफुल मॉडिफिकेशन क्या है, यूजलेस मॉडिफिकेशन क्या है, वो उन्होंने बताया ही नहीं, बस बता दिया कि जो यूजफुल है, जो फिट है वो सर्वाइव करेगा और जो अनफिट है वो पेरिश कर जाएगा, मतलब वो यूजलेस हो जाएगा, तो वो उन्होंने नहीं बताया, वो एक ड्रॉबैक है। थर्ड इज व्हाट? नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द स्लो एंड एब्रप्ट चेंजेस। अब कुछ कुछ चेंजेस है ना जो स्लो होते हैं ना, सडन चेंजेस नहीं होता, उनके बारे में भी कुछ नहीं बताया इन्होंने, है ना। तो ये जो थ्योरी है इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स है, हमको सिर्फ जानना है कि एक्चुअली इन्होंने जो थ्योरी प्रपोज किया वो है क्या, वो तो आप समझ गए हो फॉर श्योर, मुझे जो लग रहा है। और प्लस ये इसके ड्रॉबैक्स हैं। अब मुझे, जैसे मैंने कोरोना वाला एग्जाम्पल दिया, आपको बोलेंगे कि अरे अगर आप फिट हो ना तो आपको कोरोना नहीं होगा, ये कितना जनरल स्टेटमेंट हो जाता है। अरे फिट हो, फिट तो अच्छी खासी जिम जाके बॉडी वीडी बना के बैठते हैं, बट दे आर नॉट फिट, सम पीपल आर नॉट फिट, बिकॉज फिट का मतलब यही नहीं है। अभी बच्चे, मैं तो लेज और कुरकुरे खाता हूँ तो फिर मैं तो फिट हूँ, दैट इज नॉट फिट। मेरे को आज तक कभी बुखार और खांसी नहीं हुआ तो मतलब मैं तो फिट हूँ, दैट इज नॉट फिट। सो इसीलिए डॉक्टर्स एकदम प्रिसाइसली मेंशन करते हैं कि जो इम्यूनिटी अपना इंटरनली यू शुड बी फिट, आपका लंग्स फिट होना चाहिए, राइट, लंग्स फिट होना चाहिए, एवरीथिंग जो भी इम्यूनिटी से रिलेटेड है ना तो वो सब आपका अच्छा होना चाहिए, ब्रीदिंग पावर आपका अच्छा होना चाहिए, लंग्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, बिकॉज दैट वायरस एक्यूमुलेट्स इन द लंग्स ओनली, एंड इफ योर लंग्स आर नॉट फिट देन, तो वही डार्विन्स ने किया, उन्होंने एक्चुअल बताया नहीं कि एक्चुअली क्या अच्छा होना चाहिए या क्या बुरा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कोरोना के इसमें बता रहे हैं कि यार प्रॉपर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, सब कुछ करो तो आपका लंग्स अच्छा होना चाहिए, इससे आप बच सकते हो, करेक्ट है। तो वही अगर आपको प्रॉपर डिटेल्स नहीं देंगे तो दैट थियोरी इज ऑफ नो यूज, इसीलिए ये यहाँ पे इतना इवोल्यूशन में यूज नहीं हुआ है। अब ये मत बोलना इतना सब पढ़ा और बोल रहे हो कि यूज नहीं हुआ, बुक में दिया है ना कहीं इनका एक कंसेप्ट काम आया है फॉर इवोल्यूशन,
उन्होंने मेंशन भी किया कि इट वाज अ माइलस्टोन, बिकॉज ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए कि नेचुरल सिलेक्शन भी होता है ना, करेक्ट है. So this is all about Darwin's theory of natural selection. You pause the video, write it down, and उतने में सब्सक्राइब का बटन भी दबा दो, बेल आइकन भी दबा दो, लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो. And I have got a lot of response from you students. Thanks a lot जो students ने कमेंट किया है, because I have seen the gradual increase in my videos का views and subscription also. दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू स्टूडेंट्स. आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो तभी फिर मेरा एक मोटिवेशन होता है कि नहीं यार चलो यार बनाते हैं बच्चे लोग के लिए. बिकॉज क्या होता है ना, सी अभी आप लोग भी एग्ज़ाम्स देते हो, रिजल्ट्स आता है, अगर आपके पेरेंट्स ने आपको थोड़ा भी बोलते हैं ना कि अप्रिशिएट नहीं किया है तो कहीं ना कहीं दिल में एक लगता है यार बोला नहीं. इसीलिए पेरेंट्स बोलते भी नहीं यार बेटा चलेगा नेक्स्ट टाइम कर. तो वही चीज़ होती है, पता है. हम अभी ये जो है ना यूट्यूब क्या ऑनलाइन अभी हम पढ़ा रहे हैं, लाइव नहीं है कि हम लोगों को रिस्पॉन्स आ रहा है सामने से. मेरा आदत है कि यार मैंने लाइव पढ़ाया स्टूडेंट्स को, तो मेरे को एक आदत है कि मेरे को सामने से रिस्पॉन्स आते रहते हैं स्टूडेंट्स का. यस मैम, हाँ मैम, मुंडी हिल रही है, भले सोते सोते हिल रही है लेकिन हिल रही है. तो एटलीस्ट समझ में आता है बच्चे लोग के दिमाग में जा रहा है नहीं जा रहा है. तो इधर क्या होता है समझ में नहीं आता जब तक आप कमेंट नहीं करके बोलते हैं ना कि नहीं यार मैम यू हैव वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन और आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, देन एक मैसेज इज़ अ मोटिवेशन फॉर मी कि येस मैं सही ट्रैक पे हूँ, कि एटलीस्ट बच्चे लोग को समझ रहा है. जब बच्चे कमेंट नहीं करते या पता ही नहीं चलता ना तो फिर लगता है यार कहीं प्रॉब्लम मेरे एक्सप्लेनेशन में तो नहीं, या तो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है. सही बात है ना, किसी को भी वही लगेगा. अभी यार रोबोट जैसे अगर क्लास में बैठ गए तो टीचर क्या पढ़ाएगी यार, पागल हो जाएगी क्या है. अंडरस्टूड. तो वही होता है. थैंक्स फॉर योर सपोर्ट स्टूडेंट्स एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड share as much as possible. I'll keep on uploading new videos for your of your syllabus, science 1 and science 2. Okay, so the next topic we will see what speciation देखेंगे, Lamarckism देखेंगे, human evolution. Okay, now the next topic is Lamarckism. Now in Lamarckism what you need to study is same as Darwin's theory. इसके भी points मैंने jot down किए हैं, short में आपको बताऊंगी, एक्सप्लेन पूरा करूंगी बट शॉर्ट में लिखा हुआ है. सी मे बी शायद मेरी हैंड राइटिंग बहुत बिगड़ी हुई है या बहुत छोटी है, सो कीप ऑन लिसनिंग टू माई वर्ड्स व्हाट आई एम सेइंग. पॉज द वीडियो, राइट इट डाउन. ठीक है, मे बी शायद आप पूरे वीडियो देख लोगे और फिर सिर्फ ये लिखते बैठोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है. आपको लग रहा है कि मैं सारे पॉइंट्स नहीं बोल सकती ना, यहाँ सब लिख नहीं सकती ना, तो जो पॉइंट्स अगर मैंने कुछ बोल रही हूँ और वो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो लिखते जाओ पॉज करके. ठीक है. तो लेमार्किज्म में क्या हुआ, जो लेमार्क थे ना, जो भी साइंटिस्ट रिसर्चर यू कैन से, उन्होंने क्या प्रपोज किया, एक थियोरी प्रपोज किया कि मॉर्फोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं ना दे आर द रीज़न फॉर इवोल्यूशन. हमने देखा हुआ है एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस एक है पार्ट. ठीक है. अब ये क्या बोल रहे हैं, जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं ना उससे इवोल्यूशन होता है. अब ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस कैसे होते हैं, उन्होंने बताया कि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस या तो उस ऑर्गन का यूज़ करके होगा या तो उस ऑर्गन को बिना यूज़ किए डीजेनरेशन हो जाएगा. समझा आपको? सुनो, अगर मैंने किसी ऑर्गन का बहुत यूज़ किया तो वो मॉडिफाई होते रहेगा, उसमें कुछ एडवांसमेंट आएगा. बट अगर कोई ऑर्गन है मेरे बॉडी का जिसका यूज़ ही नहीं है तो वो डीजेनरेट हो जाता है कुछ सालों बाद. ऐसे कोई भी फटक से ऑर्गन डीजेनरेट नहीं होता. आफ्टर सम इयर्स दैट ऑर्गन गेट्स डीजेनरेटेड. ठीक है. तो वो डीजेनरेशन हुआ मतलब क्या हुआ, मॉर्फोलॉजिकल चेंज हुआ. मैंने आपको बताया था वहाँ पे भी अपना अपेंडिक्स जो है इट इज़ ऑफ नो यूज़ ना, वो ऑर्गन इट इज़ ऑफ नो यूज़, इट इज़ इन आवर स्टमक बट इट इज़ ऑफ नो यूज़. बट ऐसा है क्या, अपेंडिक्स आज है कल नहीं रहेगा. वो जो चीज़, वो जो ऑर्गन है ना उसको डीजेनरेट होने के लिए बहुत सालों लग जाएंगे. उसका कुछ यूज़ नहीं है तो वो धीरे धीरे डीजेनरेट होगा. अंडरस्टूड? तो सेम वे उन्होंने बोला कि जो भी ऑर्गन्स ऑर्गेनिजम्स का यूज़फुल है तो उधर भी मॉडिफिकेशन होगा, और जो नॉट यूज्ड है, यूजलेस है, तो वो डीजेनरेट हो जाएगा एंड उससे इवोल्यूशन होता है. अब सुनो, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस से इवोल्यूशन होता है. ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस का यूज़
दैट प्रिंसिपल इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। मैंने अभी आपको समझा दिया, या तो यूज होगा या तो डिसयूज होगा, ये दोनों में से कोई भी हुआ तो मॉर्फोलॉजिकल चेंज हुआ, और मॉर्फोलॉजिकल चेंज हुआ तो मतलब इवोल्यूशन हुआ। ओके, नेक्स्ट अभी इन्होंने कुछ कुछ एग्जाम्पल्स दिए। अब आप अगर थ्योरी, आप साइंटिस्ट हो, रिसर्च कर रहे हो किसी चीज़ पे, आपको एग्जाम्पल्स देने ही पड़ेंगे कि कैसे आप ये कैसे बोल रहे हो। तो उन्होंने बताया कि फर्स्ट कंसिडर द नेक ऑफ द जिराफ। नाउ द नेक ऑफ द जिराफ, पहले आपको एक पिक्चर दिया गया है टेक्स्ट बुक में, पहले इतना लॉन्ग नहीं था। क्यों लॉन्ग हुआ? बिकॉज देयर टेंडेंसी टू ईट द लीव्स फ्रॉम द ट्रीज enlarged the neck। अंडरस्टूड? क्योंकि उन लोग रेपिटेडली यूज करते थे वो नेक का, और वो लोग एक्सटेंड करते थे, बहुत खींचते थे अपने नेक को, ऐसे खींचते थे लीव्स को लेने के लिए, लीव्स खाने के लिए वो लोग स्ट्रेच करके वो लेते थे। तो वैसे करते 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 अब वो जनरेशन चेंज, मतलब नया स्पीशीज, नया ऑफस्प्रिंग्स बनते बनते वो नेक लंबा होते गया उनका। अंडरस्टूड? सो ये हुआ मॉर्फोलॉजिकल चेंज, और ये एक इवोल्यूशन हो गया। नेक पहले लंबा नहीं था। सेकेंड इज शोल्डर्स ऑफ आयरन स्मिथ, जो कंटिन्यूसली हैमर से तोड़ते रहते हैं, तो वो करते करते उनका शोल्डर्स स्ट्रॉन्ग हो गया। मतलब क्या हुआ? वो शोल्डर्स का वो लोग ने ज़्यादा यूज़ किया, इन लोग ने क्या किया? नेक का ज़्यादा यूज़ किया। थर्ड, विंग्स ऑफ ऑस्ट्रिच एंड ईमू वीक हो गया है। ऑस्ट्रिच एंड ईमू अभी विंग्स कहाँ यूज़ करते हैं, वो लोग तो चलते ही रहते हैं, तो उनका जो विंग्स है वो वीक हो चुका है। सेम वे ना रे को किसी भी बॉडी पार्ट को आप यूज़ नहीं करोगे तो वो वीक हो जाएगा। आप यूज़, इसीलिए तो कहा जाता है कि योगा करो, एक्सरसाइज करो, बिकॉज ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी डज नॉट वर्क। तो अगर वो वर्क नहीं करेगा वो डीजेनरेट हो जाएगा। डीजेनरेट मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे उसमें फिर, है ना? तो इसीलिए हमको भी बोला जाता है कि फिजिकल एक्सरसाइज किया करो। तो विंग्स ऑफ ऑस्ट्रिच एंड ईमू वीक हो गया है, इतने सालों से वो लोग यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, तो वो जनरेशन, जो नया नया जनरेशन आते गया, अब उनके विंग्स जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेग्स ऑफ स्वान एंड डक यूज्ड फॉर स्विमिंग नाउ। स्वान एंड डक मोस्टली वाटर में होते हैं, है ना? तो अभी इनके जो लेग्स है ना स्विमिंग के लिए यूज हो गए, ठीक है, अभी, पहले नहीं थे। तो नेक्स्ट इज स्नेक्स लॉस्ट देयर लेग्स। स्नेक्स हैव लॉस्ट देयर लेग्स बिकॉज दे burrow, the habit of burrowing have the tendency, the modification occurred and they have lost their legs. Now snakes don't have legs. Now these all things are what? ये इन्होंने क्या किया? अब किसी जनरेशन ने तो स्टार्ट किया होगा ना वो लीव्स खाना जिराफ के, तो वो आदत हो गया हर जिराफ का कि पापा ऐसे मुंह से खींच के लीव्स खाना है, तो वो ये इलोंगेट हो गया नेक अपना। तो ये क्या हुआ? यूज़ करते करते मॉडिफिकेशन होगा, रिवॉल्यूशन होगा। तो ये हमने एक्वायर किया, हमको आया नहीं था किसी से। तो सच कैरेक्टर्स आर कॉल्ड एज एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। नाउ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स व्हेन पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज कॉल्ड एज लेमार्किज्म। अंडरस्टूड? लेमार्किज्म मतलब हम बिलीव करो कि आफ्टर 500,000 ईयर्स आफ्टर, सपोज ये जो जनरेशन है अभी जो भी है 150 साल के लोग, सपोज कुछ नया आदत उन्होंने स्टार्ट किया, सपोज इंसान उल्टा चलने लगा, सपोज उल्टा चलने लगा कि अरे यार ट्रेंड चल रहा है अभी वो भूत लोग जैसे चलते हैं वैसे उल्टा चलने लगे, तो यू वोंट बिलीव कुछ साल बाद में भी वो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो जाएगा बॉडी में कि यार अभी आपके हैंड्स जो है, लेग्स जितने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे एंड यू कैन वॉक उल्टा ऑल्सो। तो फिर ये मॉडिफिकेशन कुछ सालों बाद होगा, ऐसा नहीं कि आज किया तो कल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो कुछ सालों बाद होगा, शायद मे बी ह्यूमन बींग्स विल स्टार्ट वॉकिंग ऑन देयर हैंड्स। तो दिस इज व्हाट अक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना? अक्वायर किया हमने, कुछ नया सीखा और वो अक्वायर किया और वो डेवलप होते गया धीरे धीरे। तो अगर ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर हो रहे हैं नई जनरेशन को, दैट इज कॉल्ड एज लेमार्किज्म। ओके, लेमार्किज्म और थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस मतलब इनहेरिट करना पेरेंट से, ऑफ किसका? ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स। अंडरस्टूड? इसका ड्रॉबैक, मॉडिफिकेशंस आर नॉट ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन।
बाद में इस पे काम किया गया, लोगों ने देखा कि बाबा मॉडिफिकेशंस जो होते हैं एक जनरेशन में वो कभी ट्रांसफ़र नहीं होते, अक्वायर्ड कैरेक्टर्स कभी ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं होते। वो जो नया जनरेशन बना है ना, वो खुद से अगर सीखा तो उसका वो होगा एलोंगेट। जैसे अभी जिराफ है, इस जिराफ ने, ये जनरेशन ने अक्वायर किया, वो वैसे करते करते वो लोग लीव्स वैसे लेते गए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनका नेक लॉन्ग इन्होंने किया स्ट्रेच कर करके तो आगे के जनरेशन्स का भी लॉन्ग होगा पहले से ही। अगर वो लोग ने भी अक्वायर किया वैसा ही आदत तो हो सकता है, बट द मॉडिफिकेशंस आर नेवर ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन। इससे लेमार्किज्म का जो थ्योरी है वो डिसअप्रूव हो गया। अंडरस्टूड? ये थ्योरी डिसअप्रूव हो गया कि एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ट्रांसफर कभी भी नहीं होते। तो दिस इज ऑल अबाउट लेमार्किज्म। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड बिकॉज आई ट्राई टू मेक इट ईजी फॉर यू पीपल। एक बार नहीं समझता है वापस पीछे जाओ, सिंपल है रे, कुछ भी नहीं है। जो चीज़ हमने कुछ सीखा है अगर वो नेक्स्ट जनरेशन पे जा रहा है तो दैट इज लेमार्किज्म। मगर लेमार्किज्म पे क्वेश्चन आता है, आपको ये सारे एग्जाम्पल्स एलैबोरेट करके लिखने हैं। ये मैंने शॉर्ट में आपको बताया कि एक्चुअली आपके दिमाग में क्या होता है पता है स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग देख के कोई चीज़ समझते हैं ना तो वो माइंड में रह जाता है। तो अगर आपको ये एक लाइन भी दिमाग में आपका पिक्चर बैठ गया ना, एग्जाम में याद भी आ गया ना, आप इस लाइन को देख के भी आप अपना आंसर एलैबोरेट कर सकते हो। इसमें तो हम माहिर हैं। अरे सिर्फ एक वर्ड बता दे, सिर्फ स्टार्टिंग का वर्ड बोलना, पूरा आंसर लिख दूंगा, मुझे पता है ये। तो इसीलिए ये सब आप हमेशा ऐसे माइंड में ना एक पिक्चर सेट होना चाहिए आपका, तो वो ऑटोमेटिकली आप एग्जाम में एलैबोरेट कर सकते हो। ओके।